आप सभी का अभिवादन। देवभूमि विचार मंच एवं स्वदेशी जागरण मंच उत्तराखंड द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिनको मैं सुन रहा था अभी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उन्हें देखकर भी, उन्हें सुनकर भी, और प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रमों की जानकारी उनसे जो मैंने प्राप्त किया और उनका शिक्षा के प्रति कितना लगाव और कितना उत्साह है, यह देखकर मुझे अतिशय प्रसन्नता हुई। ऐसी आत्मीयता का भाव मुझे कम देखने को मिला है। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, सहकारिता, दुग्ध एवं डेयरी विकास उत्तराखंड सरकार, विशिष्ट वक्ता के रूप में संबद्ध हो रहे माननीय श्रीमान कश्मीरी लाल जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वदेशी जागरण मंच, माननीय श्रीमान भगवती प्रसाद राघव जी, क्षेत्र संयोजक प्रज्ञा प्रवाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, माननीय श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच उत्तराखंड, आयोजन सचिव डॉक्टर रवि शरण दीक्षित जी और संयोजक मेरे नितांत प्रिय डॉक्टर दीपक कुमार पांडे। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि एक गंभीर विषय पर और जो आज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, राष्ट्रीय वेबिनार का आप लोगों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और इस वेबिनार में संबद्ध वे सभी लोग जो प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा अन्य किसी भी तरह से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज के कार्यक्रम से संबद्ध हो रहे हैं। आज के संदर्भ में भारत का आत्मनिर्भर होना और सशक्त होना यह कितना महत्वपूर्ण है, इसका हम सभी को आभास भी है, अनुभूत भी है और आगे इससे क्या होने वाला है इसका सहज अनुमान भी है। आत्मनिर्भरता का आशय होता है कि हम निरंतर सृजन करें, वर्तमान में उस सृजन का लाभ लेने के साथ ही भविष्य के लिए हम संचय करें, संयम रखें, संतोष रखें, समझदारी रखें, सक्रियता रखें और सहयोग वृत्ति के साथ आगे बढ़ें। ऐसा करने से ही स्वदेशी और स्वावलंबन का भाव क्रिया रूप में व्यक्त होता है और यही कालांतर में समय के साथ एक राष्ट्र को, जिसे हम महानतम राष्ट्र मानते हैं, दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है भारत, इसे आत्मनिर्भर बन जाना है और दुनिया का सर्वाधिक सशक्त राष्ट्र बन जाना है। वस्तुतः आत्मनिर्भरता का आशय होता है आय और आजीविका के साधनों का पर्याप्त होना, देश के सभी निवासियों में सत्ता व्यवस्था और नायक के प्रति विश्वास होना और अपने पर विश्वास होना, भरोसा का होना, यह आत्मनिर्भरता का बहुत प्रमुख कारक माना जाता है। उत्पादन की सम्यक व्यवस्था होना, हमारे उपभोग के जितने भी सामान हैं, जीवन स्तर बढ़ाने के जितने भी सामान हैं, उनका उत्पादन होना, हमारी सुरक्षा के लिए जितने भी उपादान हैं उन सभी का निर्माण होना, उत्पादन होना और जो उपभोग की सामग्री है उसके वितरण का उचित प्रबंध होना और नियमन होना, यही आत्मनिर्भरता का लक्षण होता है। हम आत्मनिर्भर तब होते हैं जब विभिन्न प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हमारे साथ होती है। प्रिय डॉक्टर दीपक ने खाद्यान्न सुरक्षा का उल्लेख किया। यह सुरक्षाएं कई प्रकार की हैं, यथा सामाजिक सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, फिर पर्यावरण सुरक्षा, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा। ये सब सुरक्षाएं संकलित होकर के एक राष्ट्र को सशक्त बनाती हैं, आत्मनिर्भर बनाती हैं। जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है, आज इस कोरोना काल में हम पुनः उस समाज व्यवस्था में पहुँच गए हैं जो कभी हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था का सुदृढ़ आधार हुआ करता था। संयुक्त परिवार, सहयोग की वृत्ति, समझदारी और समन्वय, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से परिपूर्ण
हम आज उसी समाज में आ गए हैं। हम आज की तारीख में कोविड-19 नामक अदृश्य विषाणु से बचने के लिए अपने परिवार में हैं, परिवारीजनों के साथ हैं, और जहाँ भी हमारे परिवार के लोग हैं, इस भारत भूमि के लगभग 5 करोड़ लोग दुनिया में विभिन्न स्थलों पर हैं, विभिन्न देशों में हैं, हम उनसे संवाद कर रहे हैं। अर्थात हमारी सामाजिक व्यवस्था में संवेग और भावनात्मकता, इसका बहुत प्राधान्य हुआ करता था। हम भावना प्रधान लोग हैं, और इसी भावनात्मकता के चलते हम पूरी दुनिया को ही धरा मान लेते हैं, परिवार मान लेते हैं, एक समाज मान लेते हैं। महोपनिषद में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, पराये का है, यह संकीर्ण मति वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन हम भारत भूमि के लोग उदार चरित्र के हैं। ये हमारी सामाजिक विशेषता है, और इसी कारण हम पूरी धरा को ही एक परिवार मानते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम अपने परिवारी जनों का ध्यान रख रहे हैं, तो दुनिया में जहाँ भी मानवता निवास करती है, मानव समूह है, हम उन सबके हित की चिंता करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करते हैं कि जो जहाँ है सुरक्षित रहे और प्रसन्न रहे। इसे सोशल सिक्योरिटी कहते हैं कि समाज में सबके लिए, जो भी समाज के सदस्य हैं, संयुक्त परिवार से आए हों अथवा पहले की जो व्यवस्था हो गई थी, इस उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण की दौर में हम भौतिकता के पीछे भागने लगे थे और उसमें यथाशीघ्र संपन्न होने की कोशिश कर रहे थे, और संपन्नता से प्राप्त साधनों का सिर्फ और सिर्फ उपभोग कर रहे थे। भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जाएंगे, हमारे चिंतन का विषय नहीं था। लेकिन आज की सामाजिक व्यवस्था में अब हम सब सोचने लगे हैं, अपने लोगों को सोचने लगे हैं। भौतिकता की चकाचौंध में हमारे लिए अपने लोगों के पास समय नहीं था कि हम अपने लोगों से संवाद कर सके। हर आदमी भागता हुआ नजर आता था, मिलना चाहिए कहता था, मेरे पास तो समय ही नहीं। आज सबके पास पर्याप्त समय है, अपने लिए, अपनों के लिए और अपनों से संबंधित लोगों के लिए। इसलिए सोशल सिक्योरिटी का आज एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है कि इस समाज के लोग जहाँ कहीं भी हों वह सुरक्षित रहें। और इस सोशल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी क्या है? खाद्यान्न सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, कि सभी लोग जहाँ भी रहें वहाँ निरोग रहें, सुरक्षित रहें और उनके आहार की पर्याप्त सामग्री हो। भारत ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। अभी हमारे प्रिय दीपक ने बताया, अभी दीक्षित जी भी बोल रहे थे, जय जवान जय किसान के माध्यम से हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। हमारे किसान लोगों ने बहुत कुछ दिया है। अन्न को हम ब्रह्मान्न कहते हैं, ब्रह्म ही अन्न है। तो इस आत्म तत्व को जागृत रखने की सामर्थ्य अन्न में है। तो इसलिए खाद्यान्न की सुरक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। समय के साथ हमारे जवानों ने हमको पहले से भी ज़्यादा और सुरक्षित कर दिया है, सुदृढ़ कर दिया है। और अगर कोई अमानुषिक वृत्ति वाला बैरी जो आजकल हमारी सीमा पर हलचल है, आंख उठाने की कोशिश करता है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने की स्थिति में हमारे जवानों ने हमें रखा है। इसलिए ऐसा कोई राष्ट्र जिसका नाम उल्लेख करना कतई आवश्यक नहीं है, जिसके चलते यह वैश्विक आपदा आई है, अगर सीमा पर हलचल करता है और भारत से सामना हुआ, ठीक से सामना हो गया, तो उसका पतन सर्वथा निश्चित है। अब उसे पतनोन्मुख होना ही होना है। खाद्यान्न की सुरक्षा में हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया को हम अन्न की आपूर्ति करते हैं। आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ अन्न हिंदुस्तान में पैदा होता है। वो गेहूं हो, चावल हो या जिस प्रकार का भी हमारे उपभोग का अन्न हो, सर्वश्रेष्ठ इसी देश में होता है। स्वास्थ्य की सुरक्षा की जहाँ तक बात है, जो आज की चिंता और चिंतन का भी विषय है, कोविड-19 ने सबको संशयग्रस्त कर दिया है कि हम परिवार के बाहर, घर के बाहर निकलते हैं तो मिलने वाला व्यक्ति संक्रमित है अथवा असंक्रमित है, यह सोचना कठिन है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ में ही जो सुझाव दिए हमारी सुरक्षा के, कि इस कोरोना का चेन तोड़ना आवश्यक है, क्योंकि यह श्वसन के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, नज़दीकी के माध्यम से
पहुंचता है। इसलिए 2 गज दूरी जरूरी है आज की तारीख में। हम जब भी निकलें मुंह पर मास्क लगा कर निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो यह सारी आवश्यकताएं हो गई हैं। अब हम खुली हवा में मुंह खोल के भी नहीं जा सकते, कारण कि एक भय है, संशय का माहौल है। और इसी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए महाभारत में जब धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि विदुर, हमारे पास सब कुछ है, वैभव है, बड़ा साम्राज्य, 100 लड़के हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, फिर भी मेरा मन सुखी नहीं है, सुख होने के उपाय बताओ। तो उन्होंने जो उपाय बताया वो आज विशेष विचारणीय है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या, खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस संसार में सुख के 6 ही उपाय हैं। पहला, निश्चित आय हो, निश्चित व्यवस्था हो, जिससे हमारी दिनचर्या ठीक से चले, यह आत्मनिर्भरता का लक्षण है। नित्यम रोगिता च, हम नित्य निरोग रहें, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, यह आत्मनिर्भरता का लक्षण है कि हमें निरोग होना चाहिए। इसलिए हेल्थ सिक्योरिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, अर्थात सहचर या सहचरी जिसके साथ हमारा जीवन चलना है वह प्रियकर भी हो और उसकी वाणी में भी प्रियता हो। हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलिए, सत्य बोलिए। तो वाणी भी प्रियकर होनी चाहिए। हमारी संतान हमारी बात सुनने वाली हो। यह तब होगा जब हम उसे पहले की तरह संस्कारित करेंगे। भौतिकतावाद की दौड़ में हम भूल जाएं कि हमारे बच्चों का पालन पोषण आया के भरोसे होगा, तो हमारा संबंध उससे कितना होगा, हमारा सत्कार वह कितना करेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को भी हम समय दें, आज हम दे रहे हैं। फिर हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे आजीविका के साधन सुलभ हों, यह आत्मनिर्भरता का लक्षण है कि शिक्षा भी आजीविका का साधन सुलभ कराने का माध्यम हो। वस्तुतः शिक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से ही हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिससे हम स्वावलंबी भी बनते हैं, आत्मनिर्भर भी बनते हैं, दृढ़ निश्चयी भी बनते हैं, अंतर्दृष्टि भी विकसित होती है और दूरदृष्टि भी हमारे पास हो जाती है। इसलिए शिक्षा के संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है। थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। फिर हमें पर्यावरण के बारे में ध्यान रखना है कि हमारा परिवेश सुरक्षित हो। आप उत्तराखंड देवभूमि में हैं, मैं रेवा खंड में हूँ, इसे भी पुण्य तीर्थ कहा जाता है, वनाच्छादित है। तो वनस्पतियाँ सुरक्षित हों, जीव जल वनस्पतियाँ ये सब हमारे साथ हों तो बहुत अच्छा होगा। जल जीव जंतु जानवर सब जब साथ रहेंगे, सहअस्तित्व रहेगा, तब पर्यावरण की सुरक्षा होगी। हमने तेजी से प्रगति करने के नाम पर कंक्रीट के जंगल विकसित किए और जो प्रकृति ने हमें जंगल दिया था उसका हमने क्षरण किया, और आज पुनः हम प्रकृति की आपदा से बचने के लिए पर्यावरण का ही आश्रय ले रहे हैं, वनौषधियों का आश्रय ले रहे हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रमुख है सशक्त भारत बनने के लिए आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। इसमें आजकल स्पेस सिक्योरिटी, सी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी ये प्रमुख उपादान हो गए हैं। आंतरिक व्यवस्था हमारी कानून और शासन की व्यवस्था होती है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इस देश में माननीय मोदी जी जैसा महानायक है, जिनके प्रति अब दुनिया आशा भरी निगाह से देख रही है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री अपने अपने स्तर से हम सभी का संबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़कर इस विषाणु को कैसे प्रभाव शून्य किया जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मनोबल गिरने ना पाए, इसके लिए वह नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ऐसे सभी नायक नमन के योग्य हैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के माध्यम से निरंतर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, भरोसा बढ़ाने के लिए और पुनः तेजी से दौड़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए इस कोरोना ने
जीवन के सभी फलकों को प्रभावित किया, शिक्षा क्षेत्र को नहीं प्रभावित किया। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से निरंतर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर ही रहे हैं, इसलिए शिक्षा क्षेत्र बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चर्चा थोड़ी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की करते हैं। आंतरिक क्षेत्र में हमारा पुलिस बल, कोरोना वॉरियर्स में जिनकी बहुत प्रमुख भूमिका है और जिनका उल्लेख होता है, और सीमा पर हमारा सैन्य बल। आज की तारीख में हम सभी कोरोना से बचने के लिए वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में आ गए हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, परिवारिक जनों के साथ हैं, और इसमें हमें बचाने के लिए जो लोग बाहर निकले हैं वो चिकित्सक हैं, पत्रकार हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री के रूप में हैं, मंत्रीगण हैं हमारे सम्मानित, और पुलिस, सैन्य बल, साथ ही स्वैच्छिक या जो हाउस कीपिंग में लगे हुए लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, ये सभी कोरोना वॉरियर्स हैं। ये कितने महत्वपूर्ण है कि अपनी चिंता न करते हुए हम सबकी सुरक्षा के लिए बाहर निकले हुए हैं, सुरक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए। आंतरिक स्तर पर अब भारत सरकार की घोषणा है, जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है। अगर आतंकवादी गतिविधि होती है या जो हमारे कानून के साथ दुस्साहस करता है छेड़छाड़ करने का, तो उसके लिए सम्यक व्यवस्था है। सीमा पर अब हमारा सिद्धांत पहले वाला सठे साठ्यम समाचरेता, आप लोग देख भी रहे होंगे कि हमारे सीमा पर एक ऐसा अमानुषिक राष्ट्र जिसके चलते पूरी दुनिया कोविड-19 नामक विषाणु से ग्रस्त हो गई, वह हलचल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, अब उसके पतनोन्मुख होने का समय आ गया है। इन सभी क्षेत्रों में हमें सम्यक सुरक्षा कर लेने से ही हमारी आत्मनिर्भरता पुष्ट होती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे जो परंपरागत संस्थान हैं हम उन पर विचार करें। गांव, देवालय, शिक्षालय और चिकित्सालय, पहले की जो व्यवस्था थी ग्रामीण व्यवस्था, आप सब ने अगर अध्ययन किया होगा, निश्चय ही आपने अध्ययन किया होगा, हम सब गांव से ही आते हैं, वह अपने रूप में एक स्वावलंबी व्यवस्था थी जहां सभी के लिए कुछ न कुछ काम था, सबके हुनर का सम्मान था, और इसलिए गांव एक पूर्ण इकाई के रूप में देखे जाते थे। वैज्ञानिक प्रगति के साथ कुटीर उद्योग धंधों पर ग्रहण लग गया। अब हम पुनः चर्चा कर रहे हैं लघु, सूक्ष्म, मध्यम और बृहद उद्योग स्थापित हों, क्योंकि जब तक लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक आत्मनिर्भरता का संकल्प पूरा नहीं होगा। मोदी जी के आह्वान संकल्प से सिद्धि की ओर चलने के लिए जरूरी है कि हम पुनः अब लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को नए सिरे से देखें और उसमें निवेश करें, उसके माध्यम से अपने लोगों को रोजगार का अवसर दें। इस कोरोना के कुप्रभाव के चलते आय और आजीविका के साधन बाधित हुए हैं। महानगरों से, मेट्रो सिटीज से, विदेशों से जो हमारे अभियंता हैं, डॉक्टर हैं अथवा कामगार हैं, वो सब वापस लौटने को विवश हुए हैं। अब आवश्यक है कि उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उनके हुनर के अनुकूल, उनकी क्षमता के अनुकूल, उनकी योग्यता के अनुकूल हम अवसर सुलभ कराएं। इसके लिए इनोवेशन, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम स्थानीय अंचल में जो भी सुलभ है उसे कैसे हम उद्योग के रूप में बढ़ाएंगे, कैसे हम लोकल के लिए वोकल हों और कैसे अपने लोकल उत्पाद को ग्लोबल बनाएं, इस पर विचार करना है। सब जगह है। मैं जिस क्षेत्र में स्थित हूँ यहाँ वनौषधियों की बहुतायत है, वनोपज की बहुतायत है, और सब पर परियोजना के माध्यम से काम किया जा रहा है कि जितने नवयुवक हैं, जितने कामगार हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाए। इसलिए हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में अब उद्योग लगना है, जो वनोपज है उससे संबंधित उद्योग लगना है, पत्तल उद्योग है जिसे हम प्लेट के रूप में बदल सकते हैं। बहुत सारे परिधान इधर से निकलते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, इधर रेशम बनता है, कपड़ा उद्योग में सहयोग होगा। आपकी तरफ भी अर्जुन के पेड़ दिखते होंगे, अर्जुन से औषधि बनती है, बहुत सारी औषधियाँ जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। आज की तारीख में गिलोय है,
नीम की पत्ती है, तुलसी दल है, सब कुछ घृत कुमारी है इस क्षेत्र में है। और पहाड़ तो औषधियों का ही गढ़ है। पहाड़ पर तो जीवन को सुरक्षित रखने की औषधियां हैं। आपके यहाँ तो संजीवनी बूटी है जिससे अचेत इंसान को जीवन मिल जाता है और पूरी सामर्थ्य फिर से मिल जाती है। इस औषधि पर भी हमें काम करना है। माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, डेयरी उद्योग के बारे में, हार्टिकल्चर के बारे में। इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। फल प्रसंस्करण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, तो इससे भी रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो हमारी उपज है बहुत दिनों तक इसका लाभ लिया जा सकेगा। तो आत्मनिर्भर गांव बनने चाहिए। पहले जितना अरण्य क्षेत्र में स्थित आश्रम थे, वो शिक्षालय भी थे, वो आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाते थे। जितने देवालय थे वह आस्था और आजीविका के केंद्र हुआ करते थे, वहाँ से भी लोगों की आजीविका चलती थी। तो इस पर फिर हमें नए सिरे से विचार करना है कि हम ऐसे मूल स्थलों को भी कैसे आजीविका का साधन विकसित करने में उपयोग कर सकेंगे। वस्तुतः आत्मनिर्भरता का माध्यम शिक्षालय से निकलता है और यह आज की तारीख में सर्वाधिक सफल माध्यम भी है। हम एक अदृश्य बैरी का मुकाबला अदृश्य प्लेटफार्म, जिसे डिजिटल प्लेटफार्म कह रहे हैं, जिससे हम आप सभी मिल रहे हैं, उससे कर रहे हैं। शिक्षण की प्रणाली से हम जागृत करते हैं और लोगों को समर्थ बनाते हैं। माना कि इस दौर में हम लैब में विद्यार्थियों को प्रयोग करने का अवसर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे अब वर्चुअल क्लासरूम बन रहे हैं, रियल क्लासरूम का स्थान तो नहीं लेंगे लेकिन एक विकल्प बन रहे हैं, वैसे ही हम वर्चुअल लैब के माध्यम से भी आने वाले दिनों में आंशिक स्तर पर प्रयोग की सुविधा देने में समर्थ हो सकेंगे। हम अपनी तकनीक के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी का भी विधान करेंगे, स्पेस सिक्योरिटी का भी विधान करेंगे। इसमें हमारे ऋषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हमारे आचार्य लगे हुए हैं, और ऋषि जो आज के आचार्य हैं, वैज्ञानिक हैं, वे सब ऋषि हैं। डॉक्टर APJ कलाम को ऋषि कलाम कहा जाता है। ऋषि की परिभाषा ही है ऋषियो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्र को देखता है अर्थात फार्मूला बनाता है और उसका प्रयोग करता है। हम शिक्षालय से ही फ्रॉम लैब टू लैंड का संकल्प लेकर चलते हैं कि जो प्रयोगशाला में मानव कल्याण के उपक्रम तैयार हो रहे हैं वह जमीन पर आएँ और पूरी मानवता का कल्याण करें। अब थोड़ी चर्चा हमें इस शब्द में उद्योग के बारे में विचार करना है कि एक देश के आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि आर्थिक संदर्भ में और सामरिक संदर्भ में हम आत्मनिर्भर बने। आर्थिक संदर्भ में आत्मनिर्भरता का आशय है कि हमारे यहाँ से निर्यात हो, हमारी अर्थव्यवस्था आयातोन्मुखी न हो, हम अधिक से अधिक निर्यात करें, कम से कम आयात करें, तो हम स्वावलंबी राष्ट्र बनेंगे, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेंगे। दो प्रकार की इकोनॉमी होती है, उद्योग होते हैं, जिसे एक इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं और एक इकोनॉमी ऑफ स्कोप कहते हैं। इसके माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता आती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का आशय है कि कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन कर लेना, गुणवत्ता परक उत्पादन कर लेना। और इकोनॉमी ऑफ स्कोप का आशय है कि एक ही उद्योग में हम विभिन्न प्रकार के सामान निर्मित करें, इसलिए कम लागत में ज़्यादा सामान पैदा हो जाता है। तो इस तरह से हम दो माध्यमों से आत्मनिर्भर बनेंगे। कृषि के क्षेत्र में जो अदेव मातृका कृषि हमारे यहाँ का विधान रहा है, जिसमें मनुष्य, मशीन, मुद्रा, मार्केट, इन सब का एक समायोजन करने का भाव रहा है। हम इसका नियमन करेंगे। जो हमारी देसी जानकारियां हैं, घाट भी अपने समय के वैज्ञानिक थे, उनका अध्ययन करेंगे और उसके माध्यम से जो हमारा पुरातन ज्ञान था, देसी ज्ञान था, उसका हम समयानुकूलन करेंगे। जो विदेश की अच्छी चीज़ें हैं उनका हम देशानुकूलन करेंगे और इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि माननीय मोदी जी ने जो विकास की 9 सीढ़ियों की चर्चा की है उस पर हम विचार करें, जिससे आत्मनिर्भरता आएगी। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी
एंड लॉ, इस 4 का पहले ध्यान रखना है कि हम जहाँ भी अवस्थित हैं हमारी भूमि किस प्रकार की उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण है, किस प्रकार की खनिज संपदा है, हम उस भूभाग पर क्या तैयार कर सकते हैं, हमें इस पर विचार करना है। वहाँ जो हमारा श्रम है वह किस प्रकार का है, उसका हम अधिक से अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं, या जो भी उत्पाद होने वाला हो, हमारे कामगार बहुत कुशल हैं, बहुत परिश्रमी हैं, हम किस क्षेत्र में उनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप सब जानते हैं कि हमारी आत्मनिर्भरता में बहुत ज़्यादा योगदान हमारे समाज के बेहतर अर्धांश का है। जो बेहतर अर्धांश है अर्थात देवियाँ, परिवार की देवियाँ, आपत्तिकाल के लिए और सुख के समय के लिए भी उनके पास कुछ न कुछ संग्रह तो होता ही है। जब भी कोई कठिन दौर आता है तो उस देवी शक्ति से ही हम कठिन दौर को पार करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में प्रकृति बंधन के साथ ही नारी बंधन का भी विधान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, बहुत अच्छी लाइन है, मनु ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। पहली लाइन का अर्थ आप सभी जानते हैं। दूसरी का अर्थ कि जहाँ उनकी अभ्यर्थना नहीं होती वहाँ उद्यम निष्फल हो जाता है, इसलिए उनकी अभ्यर्थना होनी चाहिए। और पहाड़ पर तो उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है, संभवतः ज़्यादा श्रम उन्हीं के माध्यम से होता है। तो इस ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ कैश भी हो, मुद्रा भी हो, तो सबके पास है। ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। हर गांव तक अब बैंक पहुंच गए हैं जो पहले नहीं थे। और फिर कानून का अनुपालन, जो सत्ता के नियम हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। नियमों के अधीन ही हम सक्रिय रहें तो सबके लिए अच्छा होता है, इसका ध्यान रखें। 5 और स्तंभ हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति का हमेशा विचार करना है, आधारभूत ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए इस पर विचार करना है, हमारी प्रणाली कैसी है इसके ऊपर ध्यान रखना है। और फिर डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी हमारी कैसी है, जिस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, और अंततः मांग किस प्रकार का है, डिमांड। ये सब ध्यान रखने के बाद ये 9 सीढ़ियाँ भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले चलने वाली हैं और इस पर बहुत ज़्यादा विचार हुआ है। साथ ही 5 I जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। आवेग कितना है सोच में, स्थान पर। फिर समावेशन किस प्रकार का इस व्यवस्था में हो सकता है, हम किस प्रकार का निवेश करने वाले हैं, फिर हमारा आधारभूत ढांचा हमारे स्थान पर कैसा है, और सर्वोपरि हम नवाचार कैसा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं हम, और हम समय के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, ये नवाचार की श्रेणी में आता है। और इन सबको मिला करके हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। आज हम विचार करें आज की स्थिति पर। कोरोना के चलते जो स्थिति बनी है इसमें उद्योगों में ठहराव आ गया है। एक देश जिसका नाम नहीं लेना है, उसकी व्यवस्था ने दुनिया की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है। इसलिए वहाँ पहले जो उसके सस्ते श्रम के कारण पूंजी निवेश होता था उस पर विराम लगना है। अब हिंदुस्तान निवेश का सर्वश्रेष्ठ स्थल होने वाला है। इसलिए विदेशी मुद्रा जो कभी कभी संपन्नता की कसौटी मान ली जाती है वह हिंदुस्तान में सर्वाधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश होगा, आय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो इस क्षेत्र में बहुत सारा काम होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत इस माध्यम से अब सशक्त भारत होते हुए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण भारत देश बनने वाला है। तो इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ काम की संभावनाएं हैं, औषधि उद्योग में बूम आएगा, पर्यटन क्षेत्र प्रमुख रूप से जाना जाएगा, होटल व्यवस्था पर थोड़ा विराम रहेगा, आने वाले दिनों में इसमें भी गति आएगी। और फिर बहुत सारे उद्योग हैं जिसमें बहुत सारा अवसर हम सबको मिलने वाला है। इस पर हमें निरंतर विचार करना चाहिए और उस हिसाब से हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियाँ का भी उद्घोष हो गया है। अब हर संरक्षक अपनी बेटियों को पढ़ाने की दिशा में लगा है। जब बेटियाँ पढ़ती हैं तो वस्तुतः 3 का जोड़ होता है, 2 जनरेशन के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, 2 सिविलाइजेशन के बीच में स्थापित हो जाता है।
दो पीढ़ियाँ जुड़ जाती हैं, दो जनरेशन, दो सभ्यताएं जुड़ती हैं, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और पुरातन अधुनातन से जुड़ जाता है, संस्कार लेकर बेटियां आती हैं, दो संस्कृतियों का जोड़ होता है। तो इनके माध्यम से बहुत सारे चमत्कारिक परिवर्तन आने वाले हैं। आर्थिक व्यवस्था पुनः गति पकड़ेगी और फिर इस राष्ट्र को सशक्त बनाने में जो दो माध्यम होते हैं, आर्थिक माध्यम और सामरिक माध्यम, तो आर्थिक क्षेत्र में हम दुनिया के अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्र होने वाले हैं, ये जो रास्ते हैं उनके माध्यम से चल करके। जहाँ तक सामरिक क्षेत्र का प्रश्न है, पहले P5 नेशंस के द्वारा विश्व व्यवस्था संचालित होती थी। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने सफल परमाणु परीक्षण किया और हम भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। उसी समय हमने यह क्षमता अर्जित की कि हम एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र कहे गए। उसका कैप्शन था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही परीक्षण हुआ था, बुद्ध मुस्कराए। बुद्ध तो शांति के देवता हैं, अहिंसा के देवता हैं, इसलिए मुस्कराए कि अब हिंदुस्तान शांति की गारंटी ले भी सकता है, दे भी सकता है, अहिंसा को सस्टेन कर सकता है। हिंदुस्तान से लड़ने की कुवत अब किसी में नहीं रह जाए, कोई ज़रूरत नहीं करेगा। इसलिए बुद्ध मुस्कराए कि अब पुनः हम अपने यहाँ से शांति, अहिंसा, सह अस्तित्व का संदेश दुनिया को देंगे और दे रहे हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं। स्पेस साइंस के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं। अब हमारा स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, हमें किसी दूसरे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक साथ दुनिया में सर्वाधिक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। सागर तल की गहराइयों को नापा है, सुरक्षित करने के लिए हमारी परमाणु पनडुब्बियाँ सक्रिय हैं, युद्धपोत सक्रिय हैं। हमारे युद्धक विमान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युद्धक विमानों में से हैं। हमने जो तेजस विमान बनाया है, चौथी और पाँचवीं पीढ़ी के बीच का है। अब जो युद्ध होना है, चौथी और पाँचवीं पीढ़ी का युद्ध होना है, परंपरागत युद्ध से आगे चलकर। उसके संदर्भ में हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। हमारे सैनिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैनिक कहे जाते हैं, जिनके पास संयम भी है, कौशल भी है, साहस भी है, शौर्य और पराक्रम की भावना से पूर्णतः परिपूर्ण है। तो इसलिए सीमा हमारी पूर्णतः सुरक्षित है। सैनिक के संदर्भ में, सैनिक साजो सामान के संदर्भ में और सैन्य सामान के उत्पादन के संदर्भ में हम तेजी से आगे बढ़े हैं आत्मनिर्भरता की ओर। इसलिए आने वाले दिनों में जहां आजीविका का और अवसर मिलने वाला है वह सामरिक उद्योग है। रक्षा उत्पादन के मामले में बहुत अधिक निवेश होने वाला है और इस पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो इस तरह सामरिक संदर्भों में भी हम न केवल आर्थिक शक्ति हैं, आर्थिक संदर्भों में, सामरिक संदर्भों में हम दुनिया की महाशक्तियों के समान हैं। बहुत सारे संदर्भों में हम महाशक्तियों से कुछ कदम आगे हैं, जो सामान्य चर्चा का विषय नहीं है। एक क्षेत्र रह गया है सशक्त भारत के लिए, जहां यथाशीघ्र हम पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता। हम उसके मजबूत दावेदार हैं। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, इन्हें P4 कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 4 कहा जाता है, क्लब ऑफ 4 कहा जाता है। अब ये सुरक्षा परिषद में मजबूत दावेदारी के राष्ट्र हैं और इनमें भी अग्रणी है हिंदुस्तान, जिसके पास राजनीतिक स्थिरता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, युवा जनसंख्या है, राजनीतिक स्थिरता है, सुव्यवस्थित डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे पास, आर्थिक सामर्थ्य है हमारे पास, सामरिक सामर्थ्य है हमारे पास, हर दृष्टि से वैचारिक संपन्नता है। पूरी दुनिया में सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करने वाले हम हैं। तो अब वह दिन दूर नहीं कि हम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनेंगे और विश्व व्यवस्था को नया स्वरूप देने में समर्थ होंगे। हम एक मुक्त विश्व व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जहाँ सभी राष्ट्रों के लिए सम्मानजनक स्थान हो, जहाँ पूंजी प्रवाह लोक कल्याण के लिए हो, किसी भी प्रकार के वर्चस्व या शोषण के लिए न हो, जहाँ कोई अपनी सामर्थ्य से किसी संप्रभु राष्ट्र को डराने का काम न करे, सबकी संप्रभुता सुरक्षित रहे,
सबका अस्तित्व बना रहे, सबकी पहचान बनी रहे, इसके लिए हम काम करते हैं। हम सांस्कृतिक दृष्टि से वह राष्ट्र कहे जाते हैं जिसमें संस्कृतियों के समन्वय और सद्भाव की भावना है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने कभी कहा था कि संस्कृतियों का टकराव होगा। एक व्यवस्था सांस्कृतिक टकराव की है और एक हिंदुस्तान की व्यवस्था है जो सांस्कृतिक सद्भाव की है। आइए हम सभी अपनी संस्कृति, विचारधारा, आर्थिक व्यवस्था, वैज्ञानिक प्रगति और शिक्षा संस्थानों की भूमिका से इस देश को स्वच्छ, समर्थ, सशक्त, स्वस्थ और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया कही जाती है। ज्ञान लोक में ज्ञान पुंज के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनने का रास्ता शिक्षालय से जाता है। ऐसे शिक्षालय इस अभियान में आगे बढ़ें और हमारा राष्ट्र दुनिया का महानतम राष्ट्र बने। इस शुभकामना के साथ आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।